गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब का आज का ये चौथा वीडियो होगा। पिछले 3 वीडियोज में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की बात की है। आज का फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने जहां पर वीडियो 3 को ड्रॉप किया था, हम लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है और वह है डू अवे विथ। ये बहुत ही हाई क्वालिटी ये फ्रेजल वर्ब है और ये सभी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। देखिए, डू अवे विथ का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी चीज को डू अवे विथ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, एक तरह से आप उसको एबोलिश कर देते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, है ना, ठीक है ना, डू अवे विथ का सिनोनिम्स होगा टू एबोलिश, समाप्त कर देना, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ। देखिए, ये वीडियो 3 में भी ये बात कहा गया था कि ये जो गेट रीड ऑफ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका अर्थ होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, उस चीज से छुटकारा पाना। तो अगर आप किसी चीज को डू अवे विथ करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको समाप्त कर देते हैं। तो इसका जो सरल हिंदी होगा वो होगा समाप्त करना, खत्म कर देना। जैसे देखिए, हमें जो पुराने जो परंपरा है, वो पुराने परंपरा जो कि आज के समय में इरेलेवेंट हो गए हैं, असंगत हो गए हैं, है ना, हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। आज उन परंपराओं का कोई मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है। हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना, हमको ऐसा कहना है कि हमें पुराने परंपराओं को समाप्त कर देना चाहिए, वैसे पुराने परंपरा जो कि इरेलेवेंट है, हम ना, हमको ऐसे कहना है। और इसको हमको फ्रेजल वर्ब का यूज करके बनाना है। हम इसको कैसे डील करेंगे? वी शुड, चलिए, डू अवे विथ, ठीक है ना, या वी शुड से और भी बेहतर वे में हम इसको और भी ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं? द ओल्ड एंड इररिलेवेंट। द ओल्ड एंड इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब जिसका आज के डेट में कोई महत्व नहीं है, असंगत, महत्वहीन, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। अगर कोई चीज अगर इररिलेवेंट है, इसका मतलब कि वह संगत है, आज के डेट में उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमें क्या कहना है कि द ओल्ड एंड इरेलीवेंट कस्टम्स, द ओल्ड एंड इरेलीवेंट कस्टम्स, ठीक है ना, शुड बी, लाइन पैसिव में बनेगा, शुड बी। चलिए, बी के बाद V3 जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं, तो डू का क्या हो जाएगा, है ना, डू का डन हो जाएगा। ये पूरा फ्रेजल वर्ब से हमारा वाक्य बन गया। तो अगर आप कोई चीज को डू अवे विथ करते हैं, आप उसको समाप्त करते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है एम्बार्क ऑन। बहुत लाजवाब ये फ्रेजल वर्ब है, एम्बार्क ऑन। या ऑन के जगह पर वो अपॉन भी आ सकता है, मतलब ऑन और अपॉन हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, अर्थ नहीं बदलेगा, ठीक है। एम्बार्क ऑन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शुरू करना, ठीक है। अब इसको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे एक्सप्लेनेशन के तौर पर? टू स्टार्ट। अगर आप कोई चीज को अगर एम्बार्क ऑन करते हैं तो आप उसको प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे आप इस वाक्य को देखें, आप इस वाक्य को देखिए, क्या ये वाक्य कह रहा है कि आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति का सर्जरी हुआ, सॉरी, किसी व्यक्ति का सर्जरी हुआ और इस सर्जरी के बाद उसने अपने नए करियर की शुरुआत की, ठीक है ना। पूरे हिंदी रूपांतरण इसका कैसे होगा? आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद ही एम्बार्क्ड ऑन, अथवा अपॉन, यहाँ पर अपॉन भी हो सकता है, ठीक है ना। ही एम्बार्क्ड ऑन ए न्यू करियर, उसने एक नए करियर की शुरुआत की। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल ऑफ। देखिए, फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर आप ऊंचे स्थान से गिरते हैं, अगर आप कोई ऊंचे स्थान से गिरते हैं तो आप फॉल ऑफ करते हैं, ठीक है। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है किसी ऊंचे स्थान से गिरना। हम इसको कैसे लिखेंगे? टू फॉल फ्रॉम ए हायर पोजीशन, टू फॉल फ्रॉम ए हायर पोजीशन, ठीक है। ऊंचे स्थान से गिरने, जैसे सीढ़ी, ठीक है ना, अगर आप सीढ़ी वगैरह से गिरते हैं तो आप फॉल ऑफ करते हैं, ठीक है। तो फॉल ऑफ का अर्थ हम सिंपल भाषा में लिखेंगे ऊंचे स्थान से गिरना। जैसे कि वो सीढ़ी से गिरा और खुद को घायल कर लिया, हमको ऐसे कहना है, ठीक है। हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? ही। चलिए, लाइन वाक हमारा पास्ट टेंस में बनना चाहिए। गिरा तो फॉल ऑफ का V2 क्या हो जाएगा? फेल ऑफ। ही फेल ऑफ, ठीक है ना, ही फेल ऑफ
ए ट्री एंड हॉट, एंड हॉट, देखिए हॉट का V2 भी हॉट ही होगा, एंड हॉट हिमसेल्फ। तो पूरा वाक्य हमारा इस तरह से रहा, he fell off a tree and hurt himself। इसका हिंदी ये निकलेगा कि वो मतलब एक ट्री से गिरा, या ट्री के जगह पर हम यहाँ पर लैडर भी लिख सकते हैं, वो एक लैडर से गिरा, ठीक है ना, वो एक लैडर से गिरा और खुद को उसने चोटिल कर लिया, ठीक है ना, ट्री की जगह पर हम लैडर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है डू अवे विथ, समाप्त कर देना, एम्बार्क ऑन, शुरू करना, और फॉलोअप का मतलब है किसी ऊंचे स्थान से गिर पड़ना। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है फॉल आउट विथ समवन। ये फ्रेजल वर्ब फॉल आउट विथ समवन, समवन यहां मतलब पर्सन समझिए, ठीक है। देखिए अगर आप किसी से फॉल आउट विथ होते हैं, इसका मतलब ये होता है ना कि आप उससे झगड़ा करके, लड़के, बहस करके मित्रता खत्म कर लेते हैं, ठीक है। फॉल आउट विथ समवन का मतलब क्या होता है, टू क्वारल, टू आर्ग्यू। अगर इसको अगर सिनोनिम्स के तौर पर लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, टू आर्ग्यू, टू क्वारल। अगर आप किसी से फॉल आउट विथ करते हैं, इसका मतलब है कि आप उससे झगड़ा करके अपने संबंध को खराब कर लेते हैं। तो इसका हिंदी क्या हम सरल भाषा में लिखेंगे, झगड़ा करके मित्रता खत्म कर लेना। झगड़ा करके मित्रता खत्म कर लेना, जैसे कि किसी व्यक्ति अपने पड़ोसी से लड़ गया तो डेफिनेटली उसकी मित्रता खत्म हो गई, संबंध खत्म हो गए। कैसे इसको हम लिखेंगे, ही फेल आउट, ही फेल आउट, ठीक है ना। और फेल आउट का मतलब यहाँ आप क्वारल समझिए, सिंपल भाषा में लिखते तो मैं क्वारल नहीं लिखता, लेकिन चूंकि सेंटेंस मुझे फ्रेजल वर्ब से बनाना है इसलिए मैंने फेल आउट का यूज किया, ठीक है। तो ही फेल आउट विथ हिज नेबर्स, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि वो अपने पड़ोसी से लड़ करके और मित्रता को समाप्त कर लिया। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं, तो हमारा अगला वर्ड है बी फेड अप विथ। हमारा अगला जो है ना वह है बी फेड अप विथ। देखिए अगर आप किसी से फेड अप विथ हैं तो आप उससे एक तरह से उब चुके हैं, थक गए हैं आप उससे, ठीक है ना, आप उससे उब चुके हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, टू बी अनहैप्पी, टू बी अनहैप्पी, या हम लिख सकते हैं बी टायर्ड ऑफ, बी टायर्ड ऑफ। और इसको अगर सरल भाषा में लिखे तो लिख सकते हैं उबा हुआ, थका हुआ। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से यदि वह फेडअप भी हो गया है तो उससे वो उब गया है। जैसे हम सभी आजकल जो घट रहे हैं, घटनाएं जो हो रहे हैं, इससे हम लोग उब चुके हैं, ठीक है ना। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसे चीज घटित हो रहे हैं, इससे हम लोग उब चुके, ऐसा हमें वाक्य बनाना है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट हम इसे एक वाक्य के रूप में देख रहे हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए बी के जगह पर इसका फॉर्म लिखेंगे ना एम इज आर, तो वी आर। चलिए अब हम लिखेंगे कि हम लोग वर्तमान समय में जो घटित हो रहे हैं उससे हम लोग उब चुके हैं। वी आर फेड अप विथ, हम इसे फ्रेजल वर्ब से बनाना चाहते हैं, विथ द प्रेजेंट स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, ठीक है ना, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि जो मामले घटित हो रहे हैं वर्तमान समय में हम लोग उससे उब चुके हैं। तो ये फेड अप विथ एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एक फ्रेजल वर्ब है गिव अवे, ये गिव से रिलेटेड एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। देखिए गिव अवे का मतलब क्या होता है, गिव अवे का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, कोई चीज गिफ्ट के तौर पर देना, मतलब गिव अवे का मतलब होता है कि उपहार स्वरूप कोई चीज देना, ठीक है ना, दान के तौर पर कोई चीज देना। तो गिव अवे को कैसे लिखेंगे, टू गिव, है ना, एज ए गिफ्ट, टू गिव एज ए गिफ्ट। और इसका हिंदी होगा कि मतलब दान स्वरूप, उपहार स्वरूप दे देना, मतलब गिव अवे का सिंपल अगर हिंदी है तो दे देना, हमें ऐसे कहना है। जैसे आप इस वाक्य को देखें,
इस वाक्य को देखिए, ठीक है ना, उसने दान में अपना अधिकांश पैसा दे दिया। ठीक है, अभी चलिए इसे हमें बनाना है फ्रेजल वर्ब का यूज करके। तो उसने के लिए हम ही लिखेंगे, देने के लिए वर्ड क्या है, गिव अवे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए पास्ट टेंस होने के कारण क्या हो जाएगा, गिव अवे, ही गिव अवे। गिव अवे, चलिए मोस्ट ऑफ हिज मनी, अधिकांश पैसा, मोस्ट ऑफ हिज मनी, चलिए दान में दे दिया। ठीक है ना, इन चैरिटी, चैरिटी का अर्थ होता है दान। ठीक है ना, चैरिटी को हम क्या समझेंगे, दान। तो हमारा ये वाक्य कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, गिव अवे का मतलब होता है किसी को कोई चीज दे देना एज ए गिफ्ट। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हो रहे हैं। ठीक है ना, ये पूरे फ्रेजल वर्ब का सीरीज आपके लिए एक वरदान साबित होगा। आप इनसे जुड़े रहिए, इन फ्रेजल वर्ब को आप क्लोजली देखिए। ठीक है ना, आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगा। तो गिव अवे का अर्थ है दे देना। चलिए अब हमारे पास गिव से रिलेटेड एक दूसरा फ्रेजल वर्ब है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वह है गिव आउट। अभी हम लोगों ने गिव अवे देखा, अब हम लोग गिव आउट देखते हैं। ठीक है ना, देखिए गिव आउट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का समाप्त हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना। ठीक है ना, अब इसको हम कैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स के तौर पर लिखेंगे, टू कम टू एन एंड। ठीक है ना, टू कम टू एन एंड या टू बी यूज्ड अप कंप्लीटली, टू बी यूज्ड अप कंप्लीटली। चलिए, तो अगर कोई चीज यदि गिव आउट होता है तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, खत्म हो जाता है। इसका सिंपल हम अर्थ लिखेंगे खत्म हो जाना। एक वाक्य से बेहतर समझा जा सकता है। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, कह रहे हैं कि अंततः उसका धौर्य खत्म हो गया, मतलब उसके धौर्य जवाब दे गया। पहले वो काफी पेशेंस रखा था, लेकिन अंतिम में जाकर के उसका जो धौर्य है ना वो खत्म हो गया, जवाब दे दिया। चलिए इसे हमें बनाना है। हम इसे किस प्रकार बनाएंगे, चलिए उसका धौर्य जो है ना, हिज पेशेंस, कैसे इसको लिखेंगे, हिज पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य। ठीक है ना, हिज पेशेंस, चलिए पेशेंस का अर्थ है धैर्य। ठीक है ना, हिज पेशेंस फाइनली, अंततः। चलिए ये लाइन वाक्य पास्ट टेंस में बनेंगे। गिव आउट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गिव आउट। तो हमारा ये वाक्य कंप्लीट रहा, हिज पेशेंस फाइनली गिव आउट, उसका जो धैर्य है ना वो खत्म हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है ग्लॉस वर्ब। हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है ग्लॉस ओवर। देखिए अगर आप कोई चीज को ग्लॉस ओवर करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप उसे ढकते हैं, आप उसे एक तरह से छिपाते हैं। अगर कोई मैटर को अगर आप ग्लॉस ओवर करते हैं तो आप उसको ढकते हैं, आप उसको छिपाते हैं। चलिए अब इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो इसका सिनोनिम्स मैं लिख सकता हूं कंसील, कंसील मतलब छिपाना, ठीक है ना, या टू कवर, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, ढकना या छिपाना किसी बात को। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हूं, उसे छिपाना नहीं। इसका अपोजिट क्या हो जाएंगे, एग्जैजरेट। बहुत अच्छा ये वर्ड है एग्जैजरेट। अगर आप कोई चीज को एग्जैजरेट करते हैं, आप उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो एग्जैजरेट का जो शुद्ध हिंदी होगा वो होगा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। देखिए सरकार क्या कर रही है, ठीक है ना, जो सिचुएशन की जो गंभीरता है उसको छिपाने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना, मतलब सिचुएशन काफी गंभीर है, लेकिन सरकार ये दिखला रही है कि सिचुएशन गंभीर नहीं है और वो सिचुएशन को छिपाने की कोशिश कर रही है। हमें ऐसा सेंटेंस डील करना है। हम इसको कैसे लिखेंगे, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ग्लॉस ओवर, छिपाना, ढकना, द सीरियसनेस, क्या छिपा रही है, गंभीरता को छिपा रही है, द सीरियसनेस, सीरियसनेस किसका है, तो ऑफ द सिचुएशन, जो परिस्थिति है, ठीक है ना, सरकार उसकी गंभीरता को छिपाने की कोशिश कर रही है। ये ग्लॉस ओवर रहा।
चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है हैंड डाउन। हमारा जो नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है हैंड डाउन। हैंड डाउन का मतलब क्या होता है? हैंड डाउन का मतलब होता है देना, दे देना, ठीक है ना, बांटना एक तरह से। हैंड डाउन को अगर हम सिंपल तरीका से कहें तो इसका साइन जो होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूट। अगर आप कोई चीज को हैंड डाउन करते हैं, ठीक है ना, तो आप उसे बांटते हैं। एक बार पुनः हैंड डाउन को देखा जाए, ठीक है ना, एक बार पुनः यहां से हैंड डाउन को देखा जाए। हैंड डाउन का मतलब होता है किसी को कुछ देना परंपरा के तौर पर। परंपरा में क्या होता है कि फैमिली मेंबर एक दूसरे को है ना कुछ देते हैं, ठीक है ना। तो कोई चीज परंपरा के तौर पर किसी को देना, बांटना ना, उसको कहते हैं हैंड डाउन। तो इसको एक सेंटेंस से समझा जा सकता है, जैसे कि देखिए तो चलिए अब आप इस वाक्य से ना हैंड डाउन को आप बेहतर समझ सकते हैं। इसका मतलब हैंड डाउन को ना आप डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा सा एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, ठीक है ना। हैंड डाउन का आप यहां से इसको हटा करके और आप इसका बढ़िया साइन लिख लीजिए बिक्विथ। हैंड डाउन का बढ़िया साइन आप लिख सकते हैं बिक्विथ। मतलब बिक्विथ का हिंदी होता है प्रदान करना। बांटना आप छोड़ दीजिए और प्रदान करना इसका बेहतर रूप आप सीखिए, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को हैंड डाउन करते हैं तो आप उसको सुपुर्द करते हैं, हवाले करते हैं, परंपरा के तौर पर, ठीक है ना। प्रदान करना, हवाले करना, इसका एक और हिंदी हम लिख सकते हैं हवाले करना, लेकिन किस तौर पर? परंपरा के तौर पर। जैसे कि देखिए फैमिली में क्या होता है कि जो बड़े हैं वो छोटे को कोई चीज हैंड डाउन करते हैं, ऐसा परंपरा है। फिर वो छोटे बाद में अपने से छोटे को क्या करेंगे? उस चीज को हैंड डाउन करेंगे। कह रहे क्या कि द रिंग वाज हैंडेड डाउन टू हर। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो अंगूठी है, जो रिंग है, उसको दिया गया बाई हर ग्रैंड मदर, उसके दादी द्वारा। यह सब परंपरा है कि जो बड़े हैं वो छोटे को कोई ना कोई चीज बेस्टो करते हैं, हैंड डाउन करते हैं। तो इसका मतलब है कि हवाले करना, सुपुर्द करना, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है आयरन आउट। देखिए आयरन आउट का मतलब क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। ये नियमित तौर पर आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में मिलेंगे। ये बहुत यूज के फ्रेजल वर्ब है। देखिए आयरन आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, सलटा लेना, सुलझा लेना। आप ऐसे समझिए कोई मतभेद, कोई समस्या को, अगर आप कोई समस्या को आयरन आउट करते हैं, आप उसको रिसॉल्व करते हैं, आप उसको सेटल करते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टू सेटल, टू सेटल, या हम इसको लिख सकते हैं टू डिसॉल्व। और इसको अगर हम हिंदी में कहें तो दूर करना, दूर करना, लेकिन क्या? मतभेद या कोई समस्या, ठीक है ना। आप कोई दूर करते हैं, लेकिन कोई मतभेद दूर करते हैं, कोई समस्या दूर करते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं? आयरन आउट करते हैं। जैसे कि आप इस वाक्य से बेहतर समझ सकते हैं। आप इस वाक्य को देखिए, हम लोगों ने अपने मतभेदों को दूर कर लिया। चलिए इसे बनाते हैं आयरन आउट का यूज करके। तो वी पास्ट टेंस है, दूर करने के लिए क्या है फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? आयरन आउट। तो पास्ट टेंस हो जाएगा तो आयरन हो जाएगा। चलिए वी आयरन आउट, अपने मतभेदों को। वी के अनुसार अपने का अंग्रेजी क्या होगा? आवर होगा। चलिए ये पूरा वाक्य हमारा तैयार हो गया। चलिए वी आयरन आउट आवर डिफरेंसेस। तो आयरन आउट एक बहुत ही यूज का ये फ्रेजल वर्ब है। देखिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है आइडल अवे। हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है आइडल अवे। आइडल अवे का मतलब क्या होता है? देखिए आप अगर आइडल अवे करते हैं तो आप अपना समय गंवाते हैं कुछ करके,
ठीक है ना, समय गंवाना, इसका मतलब होता है समय गंवाना। टू पास टाइम डूइंग नथिंग, मतलब कुछ ना करके आप जो समय गंवाते हैं तो आप उसको आइडल अवे करते हैं। इसका सरल अगर हिंदी कहें तो समय गंवाना। चलिए इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना, समय गंवाना, ये है आइडल अवे। जैसे आप इस वाक्य को देखें, इससे आपको बेहतर रूप से आइडल अवे समझ में आ जाएगा। चलिए इसका सिंपल हिंदी क्या निकलेगा, ठीक है ना, ही आइडल्स अवे, सॉरी, ही आइडल्स अवे टाइम, ठीक है ना, वो समय गंवाता है क्या करके, तो टेलीविजन देख करके। तो ये आइडल अवे मतलब समय गंवाना। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है जोसल, जोसल फोर। हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है जोसल फोर। जोसल फोर का मतलब क्या होता है, टक्कर देना, प्रतिस्पर्धा करना। अगर आप किसी को किसी चीज का प्रतिस्पर्धा करते, टक्कर देते हैं, तो आप उसको जोसल फोर करते हैं, ठीक है ना। जोसल फोर समथिंग, आप यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं कि आप किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा देते हैं। प्रतिस्पर्धा देने के लिए, टक्कर देने के लिए एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है भाई फोर। देखिए भाई फोर का भी अर्थ होता है, भाई फोर का भी अर्थ होता है टक्कर देना किसी चीज के लिए, ठीक है ना। चलिए इसके लिए एक दूसरा सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं, कंपीट। अगर आप किसी चीज को कंपीट करते हैं तो टक्कर देते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। चलिए इसे एक सेंटेंस से बेहतर समझा जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, तो फोटोग्राफर एक दूसरे को टक्कर देते हैं, किस बात के लिए, बेस्ट पोजीशन के लिए। एक फोटोग्राफर के लिए फोटो अगर शूट करना है तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन होना जरूरी है। हम इस चीज को कैसे समझेंगे, एक वाक्य से, चलिए देखा जाए। आप इस वाक्य को देखिए, ठीक है ना, द फोटोग्राफर्स आर जोसलिंग फॉर द बेस्ट पोजीशन। यानी कि जो फोटोग्राफर्स एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये ऐसे कर रहे हैं ना, ठीक है ना, कोहनी मारना या धक्का मुक्की करना। तो किस चीज के लिए ऐसा करते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। होड़ में किस चीज का होड़ है, उनको उनको एक ऐसा जगह चाहिए जहां से वो बेस्ट पोजीशन अपना बना सके। चलिए इस सेंटेंस का मतलब यही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है और वह है लैश आउट। देखिए लैश आउट का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, उस किसी के ऊपर बरस जाना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है और इसे आप नियमित तौर पर आप पेपर जर्नलिज्म में आप इनको देखेंगे, ठीक है। तो लैश आउट का अगर सिनोनिम्स लिखे तो क्या लिखेंगे, टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज, और इसका हिंदी क्या होगा, आलोचना करना, या सरल शब्दों में कहें तो बरस पड़ना, किसी व्यक्ति पर बरस पड़ना। अब हम इसे एक सेंटेंस से बेहतर समझेंगे, ठीक है ना। जो विपक्ष है वो सरकार पर बरस पड़ा, सरकार के मिस गवर्नेंस के लिए या किसी गलत नीति के लिए, हमको ऐसा कहना है। कैसे लिखेंगे, द ऑपोजिशन, विपक्ष के लिए क्या लिखेंगे, द ऑपोजिशन लैश्ड आउट, लैश्ड आउट एट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा वाक्य बना रहा हूं, लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हैं अपनी बात कह करके कि किस बात के लिए सरकार की मतलब आलोचना की गई या विपक्ष उस पर बरस पड़ा। तो अगर आप किसी को लैश आउट करते हैं, आप उसकी जबरदस्त आलोचना करते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है ना। अभी हमारे फ्रेजल वर्ब्स की और सीरीज बाकी है, चलिए हम लोग आप कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। इस बार हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो है ले ऑफ,
जबरदस्त ये फ्रेजल वर्ब है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए, ले ऑफ का मतलब होता है कि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी की छटाई करना। जब डिमांड नहीं होता मार्केट में या बहुत ही मंदी की जब अवस्था होती है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी किसी लेबर को रखती नहीं है, ठीक है ना, उसको हटाती है। ठीक, फिर जब डिमांड बढ़ेंगे तो फिर उस लेबर को या उस एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी को ले ऑफ करते हैं यानी कि आप उसे नौकरी से निकालते हैं, एक तरह से छटाई करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? छटनी करना किसी कर्मचारी की। इसको कैसे इंग्लिश में इसको साइनों के तौर पर लिखेंगे? ठीक है ना, टू स्टॉप इंप्लॉइंग। इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा, टू स्टॉप इंप्लॉइंग मतलब कि नौकरी देना बंद करना, उसकी छटनी करना। जैसे देखिए ना, ये पूरे लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ, बड़े बड़े कंपनियों ने, ठीक है ना, अपने बड़े बड़े अधिकारियों की छटनी किया, क्योंकि काम तो बंद पड़े थे, कंपनी के पास कोई काम नहीं था और कंपनी बैठा करके कर्मचारी को पैसे दे नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी छटाई की। अगर हमको ऐसा ही कहना है, कैसे लिखेंगे? चलिए, ये हमारा पूरा वाक्य बन गया। क्या कह रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों के हजार वर्कर्स जो है, ले ऑफ का पास्ट टेंस हो जाएगा लेड ऑफ। ठीक है ना, तो हजारों के जो हजारों वर्कर्स थे वो लॉकडाउन के दौरान क्या हुए? उनकी छटनी किया गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है लीव ऑफ। अब ले ऑफ के बाद हमारा अगला जो वर्ड है ना फ्रेजल वर्ब के तौर पर, वह है लीव ऑफ। लीव ऑफ का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज करना बंद कर देना, स्टॉप। लीव ऑफ का अगर सिंपल अगर कहें तो टू स्टॉप, टू स्टॉप बस मतलब बंद कर देना, रोक देना। अगर आप कुछ को लीव ऑफ करते हैं, आप उसको बंद कर देते हैं, आप रोक देते हैं उसको, तो बंद कर देना, कोई चीज करना। ठीक है ना, हमें कहना है कि उसने पढ़ाना बंद कर दिया है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति है, अब अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उसने पढ़ाना बंद कर दिया, हमें ऐसा वाक्य बनाना है। हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? ही हैज। चलिए, अब लीव ऑफ, तो लीव का ये पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? चलिए, लेफ्ट। ठीक है ना, ही हैज लेफ्ट ऑफ टीचिंग, उसने पढ़ाना बंद कर दिया है ड्यू टू पुअर हेल्थ। अब उसका हेल्थ जो है ना, अब अच्छा हेल्थ नहीं है और इस वजह से उसने पढ़ाना बंद कर दिया है। तो अगर आप कोई चीज को लीव अप करते हैं, आप उसको करना बंद कर देते हैं। चलिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है मेकअप फॉर। चलिए, मेकअप फॉर जबरदस्त फ्रेजल वर्ब है। ठीक है ना, मेकअप फॉर का मतलब होता है भरपाई करना। अगर आप कोई चीज को मेकअप फॉर करते हैं, आप उसकी भरपाई करते हैं। भरपाई करने के लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है कॉम्पेंसेट। कंपेंसेट का भी अर्थ होता है भरपाई करना। ठीक है, और ये भी अगर आवश्यकता पड़े तो प्रीपोजिशन फोर लेंगे, मतलब कंपेंसेट के साथ भी फोर लगते हैं। और इसको अगर सरल शब्दों में कहें तो इसका हिंदी होता है भरपाई करना। ठीक है, चलिए, अब हमें कहना है कि जैसे कि जो तुमने समय गंवाया है, तुम उसकी तो भरपाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति अपना समय गंवा दे तो गंवाए हुए समय की भरपाई कैसे हो सकती है? वो तो कभी हो ही नहीं सकता है। हम इसी बात को एक सेंटेंस के थ्रू कहना चाहते हैं। हम कैसे कहेंगे? यू कांट मेक अप फॉर, यू कांट मेक अप फॉर योर लॉस्ट टाइम। यू कांट मेक अप फॉर योर लॉस्ट टाइम, यानी कि जो समय तुमने गंवा दिया है अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। चलिए, हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए, एक बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है, वह है पार्ट। देखिए, पार्ट के साथ दो तरह के फ्रेजल वर्ब बनते हैं। ठीक है ना, पार्ट शब्द के साथ दो तरह के फ्रेजल वर्ब बनते हैं। एक होता है पार्ट विथ, आप ऐसे समझिए, और एक होता है पार्ट फ्रॉम, और एक होता है पार्ट फ्रॉम। देखिए, पार्ट के साथ दो तरह के फ्रेजल वर्ब बनते हैं, एक होता है पार्ट विथ और एक होता है पार्ट फ्रॉम। पार्ट विथ का मतलब होता है देना।
अगर आप कोई चीज किसी को पार्ट विथ करते हैं तो आप उसको देते हैं। तो पार्ट विथ को अगर सिंपल शब्दों में लिखा जाए तो हम लिख सकते टू गिव, मतलब पार्ट विथ का मतलब होता है देना। अगर आप कोई चीज किसी को पार्ट विथ करते हैं तो वो चीज आप उसको देते हैं, ठीक है। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए ये वाक्य क्या कह रहा है कि वह इतना कंजूस है कि वो अपना पैसा नहीं दे सकता है। इसे हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। इस चीज को हम कैसे कह सकते हैं, ही इज सो माइजरली। चलिए देखा जाए, वो इतना कंजूस है, ठीक है ना, ही इज सो माइजरली, ठीक है ना, दैट ही कांट पार्ट विथ, दैट ही कांट पार्ट विथ, पार्ट विथ मतलब देना, चलिए हिज मनी। तो अगर आप कोई चीज को पार्ट विथ करते हैं आप उसको देते हैं। चलिए अब हमारा अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो है पार्ट फ्रॉम। देखिए पार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अलग होना, ठीक है ना, किसी व्यक्ति से जुदा होना, मतलब विदा होना। इसको सिंपल भाषा में कहिए, विदा होना, जुदा होना। अगर आप किसी व्यक्ति से पार्ट फ्रॉम होते हैं, विदा लेते हैं आप उससे, विदा होना, जुदा होना, ठीक है ना, अलग होना, आप इसको ऐसे समझिए। तो पार्ट विथ का जो यूज होगा ये थिंग्स के लिए होगा। देखिए पार्ट विथ का जो यूज होगा ये थिंग के लिए होगा, और पार्ट फ्रॉम का जो यूज होगा ये व्यक्ति के लिए होगा, पर्सन के लिए होगा। सबके अपने अपने मामले हैं। आप किसी व्यक्ति से अलग होंगे, किसी व्यक्ति से जुदा होंगे, और आप किसी चीज किसी को देंगे, ठीक है। तो पार्ट फ्रॉम और पार्ट विथ दो बहुत बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, आप इस फ्रेजल वर्ब को इस्तेमाल करना है, पार्ट फ्रॉम को इस्तेमाल करना है। जब वो अपनी मां से अलग हुई उसकी आंख आंसुओं से भरे थे, हमें ऐसा बनाना है। चलिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब वो अपनी मां से अलग हुई, वेन सी, अलग होने के लिए क्या हम लोग फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं, पार्ट फ्रॉम। वेन सी वाक्य पास्ट टेंस में बनेगा, वेन सी पार्टेड फ्रॉम हर मदर, ठीक है ना, वेन सी पार्टेड फ्रॉम हर मदर, हर आईज वर, उसके आंख आंसुओं से भरे थे, हर आईज वर टीयरफुल। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, पार्ट फ्रॉम और पार्ट विथ। तो आज का ये वीडियो सेशन इतना ही रहेगा, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब लेकर के वीडियो सेशन 5 में मिलेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, इस सेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, आप अपने सजेशन जरूर दें। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप उससे जुड़े, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।